गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा रिवीजन चल रहा है और हम थर्ड चैप्टर में चल रहे हैं रिवीजन में, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो हमारा जो अगला टॉपिक है रिवीजन का वो है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ये हमारा अगला टॉपिक है रिवीजन का। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। अब इसको समझते हैं, ये फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या है। मैंने आपको बताया था फर्टिलाइजेशन उसे कहते हैं जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज होता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहेंगे। अब ये फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? फर्टिलाइजेशन होता है हमारा, अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो हमारा फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा, फीमेल बॉडी के अंदर होगा फर्टिलाइजेशन। तो देखिए, इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमें समझना पड़ेगा। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये हमारा यूट्रस। स्पर्म्स यहां से होते हुए आते हैं, और ये है हमारी ओवेरी। ओवेरी से ओवम रिलीज होता है, ओवेरी से ओवम रिलीज हो रहा है। और ये हर मेस्ट्रुअल साइकिल में कभी ओवम इधर से रिलीज होगा तो कभी ओवम इधर से रिलीज होगा। मान लीजिए इस बार की मेस्ट्रुअल साइकिल में इधर से रिलीज होता है, दोनों साइड से एक साथ रिलीज ओवम नहीं होता है। इस बारी मेस्ट्रुअल साइकिल में इधर से ओवम रिलीज हो रहा है, तो ये रिलीज होते हुए कहां पर पहुंचेगा, ये वाला हिस्सा जो होता है इसे हम क्या कहेंगे, एम्पुला। और ये वाला जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, इस्थमस। तो एम्पुला और इस्थमस के बीच में जो जगह पाई जाती है, ये वाली जगह, तो इसको हम क्या कहेंगे, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। ओवम यहां से पहुंचेगा, यहां पर ये ओवम पहुंच गया, और यहां से होते हुए आ रहे हैं स्पर्म्स। ये हमारा ओवम है और ये हमारा स्पर्म है। ये जो है फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब ओवम इधर से और स्पर्म इधर से आएंगे, दोनों साइमल्टेनियसली आ गए, एक साथ आ गए, जब ही फर्टिलाइजेशन होगा। और अगर अलग अलग आ रहे हैं कि पहले स्पर्म आ गया बाद में ओवम आ रहा है, या पहले ओवम आ गया बाद में स्पर्म्स आ रहे हैं, तो हमारा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो यही कारण है कि हर बार कॉपुलेशन जब होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स जब होता है, वो हर बार फर्टिलाइजेशन उससे नहीं होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जब ही होगा जब ओवम और स्पर्म एक साथ मिलेंगे। यहाँ पर कहाँ पर, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में। अब इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का। एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन जो है फैलोपियन ट्यूब का, वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। अब एक और बात देखिए आप, ये कहानी है, यहां पर इसका हम दूसरा पहलू देख रहे हैं कि ये फर्टिलाइजेशन होता कैसे है। ये है आपका ओवम, इसके आसपास जो पाई जा रही है जोना पेलुसिडा लेयर पाई जा रही है। ओवम का डायग्राम देखोगे तो इसके आसपास जो है कौन सी लेयर पाई जाती है, जोना पेलुसिडा लेयर पाई जाती है। और जोना पेलुसिडा के बाहर जो है सेल्स का गुच्छा पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेनुलोसा सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स कहते हैं। अब यहां पर स्पर्म आएगा, इधर से करते हैं भाई,
स्पर्म आ रहे हैं। ये स्पर्म आ रहा है, ये स्पर्म आ रहा है, और एक स्पर्म आ रहा है ये स्पर्म आया। तो सबसे पहले स्पर्म कौन टच हुआ है? बहुत ज्यादा स्पर्म्स आते हैं मेल से एक बार के सेक्सुअल इंटरकोर्स में लगभग 200 से 350 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं। बहुत ज्यादा स्पर्म्स एक साथ ओवम से मीट करेंगे, मिलेंगे। अब यहाँ पर ये भी स्पर्म आया, ये स्पर्म आ रहा है, ये स्पर्म आ रहा है। तो जैसे ही ये स्पर्म यहाँ पर सबसे पहले पहुंचा तो इस वाले स्पर्म ने जोना पेलिसिडा लेयर से कांटेक्ट किया। जोना पेलिसिडा लेयर में अब चेंजेज आ जाते हैं और वो इम्परमिएबल हो जाती है फर्दर, और स्पर्म उसको अब भेद नहीं सकते, उसको काट नहीं सकते कि वो अंदर ओवम तक पहुंच सकें। और जैसे ही ये वाला आया है तो इसके आगे वाले जो पार्ट में क्या होता है, एक्रोसोमल रीजन में एंजाइम्स होते हैं और वो एंजाइम्स जोना पेलिसिडा लेयर को तोड़ेंगे और इसको तोड़ते हुए इसकी ओवम की ये मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको भी तोड़ेंगे और ये अपना न्यूक्लियस अंदर भेजेगा। और जैसे ही ये तोड़ रहा है उस वक्त यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, इसमें मैंने अभी बताया था यहाँ पर सेकंड मियोसिस होना अभी बाकी है। फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट हो गया था हमारा, यहाँ पर सेकंड मियोसिस होगा। और सेकंड मियोसिस होगा तो इस वाले न्यूक्लियस में 2 अनइक्वल डिवीजन होता है। सेकंड मियोसिस होगी तो यहाँ पर छोटी सी पोलर बॉडी बाहर निकल जाएगी और ये हमारा न्यूक्लियस रहेगा। ये पोलर बॉडी बाहर निकल जाएगी, यहीं की यहीं डिजनरेट हो जाएगी। तो सेकंड मियोटिक डिवीजन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और ये हमारा जो है अपना ये स्पर्म का जो न्यूक्लियस है इसके जाके फ्यूज हो जाएगा। स्पर्म का न्यूक्लियस इससे जाके फ्यूज हो जाएगा तो ये डिप्लॉयड कंडीशन बन जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे, जायगोट कंडीशन कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हमारी हो गई है और ये इस बात को इंश्योर करती है कि एक ही टाइम में सिर्फ एक स्पर्म से ही फर्टिलाइजेशन होगा। अब बात यह आती है कि यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए अगर ये वाला जो स्पर्म है, अगर सेक्स क्रोमोसोम इसमें Y है तो यहाँ पर जो है ओवम में हमेशा X कंडीशन रहेगी, ओवम में हमेशा X कंडीशन रहेगी। और अगर ये यहाँ पर ओवम ये स्पर्म में Y क्रोमोसोम लेके आ रहा है तो ये जो जायगोट बनेगा वो बॉय के रूप में बनेगा, बेबी बॉय बनेगा। बेबी जो बनेगा वो लड़का होगा। और अगर यहाँ पर स्पर्म में भी X कंडीशन है तो यहाँ पे ही पहले से X कंडीशन है तो XX कंडीशन होगी, जो क्या होगा, यहाँ पे गर्ल चाइल्ड बनेगी, लड़की पैदा होगी। तो इस तरह यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। अब बात करते हैं कि इससे आगे की प्रोसेस क्या होती है। ये सब कहाँ हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। अब यहाँ पर होता है तो यहाँ पर क्या बन गया, हमारा जायगोट बन गया। अब जायगोट में डिवीजन होता है, वो डिवीजन कौन सा होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। 1 से 2 सेल बनेंगी, 2 से 4 सेल बनेंगी, 4 से 8 सेल बनेंगी, 8 से 16 सेल बनती हैं। तो ये 16 सेल्स तक की जो कंडीशन होती है इसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर कहते हैं। 16 तक की जो कंडीशन होती है ये ऐसे होता चला जाएगा और ये वापस आएगा, कहाँ की तरफ आएगा, यूट्रस की तरफ वापस आएगा। और 16 तक की कंडीशन को हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोमियर कहेंगे। ठीक, अब ब्लास्टोमियर फर्दर डेवलप होता चला जाएगा और वो जब 8 से 16, जब हमारे 8 से 16 ब्लास्टोमियर बन जाएंगे तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, मोरुला कंडीशन कहेंगे। और ये फर्दर यूट्रस में आएगा और डेवलप होगा और सेल यहाँ पर बनेंगी और वो सेल इस कंडीशन में बनती हैं कि एक तो बाहर वाली लेयर होती है और यहां पर एक अंदर मास होता है, इनर वाली लेयर। इनर वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे, इनर सेल मास। और बाहर वाली जो लेयर पाई जाती है इसको हम क्या कहेंगे, ट्रोफोब्लास्ट।
और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोसिस्ट। ये पूरा जो स्ट्रक्चर बन रहा है इनको मिला के, इसको हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट के पहले क्या बना था, डेवलप होके ब्लास्टोमियर बना था, उसके बाद डेवलप होके क्या बना, मोरोला बना, उसके बाद डेवलप होके क्या बना, ब्लास्टोसिस्ट बना। ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्म में ये यूट्रस की जो वॉल है उससे ये क्या करेगा, अटैच होगा। और जब ये अटैचमेंट की प्रोसेस होगी तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन प्रोसेस कहते हैं। अब यहाँ पर ये ट्रोफोब्लास्ट है, इसकी जो ऊपर वाली सेल्स है इसमें ग्रोथ होती है। ट्रोफोब्लास्ट की ऊपर वाली जो लेयर है इसमें ग्रोथ होती है, ये यूट्रस की वॉल है। अब ये अटैच होगी ऊपर वाले रीजन से, तो ये क्या बनाएगी, फिंगर जैसा स्ट्रक्चर बनाएगी, ऐसे ये स्ट्रक्चर बनाएगी, ग्रोथ करती है। और हमारे यूट्रस की जो वॉल है वो भी फर्दर जबरदस्त ग्रोथ वहां पर देखने को मिलती है, वो भी इसमें ग्रोथ करती है। तो जैसे है ना, उंगलियों के से खाने जो हैं यहाँ पर बने हैं जो हमारी ट्रोफोब्लास्ट की लेयर में, वो क्या है कि ये जो है यूट्रस का ऊपर वाला हिस्सा उन उंगलियों जैसे खाने में ये फंस जाता है, वो ग्रोथ करने लगता है। इधर से उंगलियों जैसे हिस्से बने, उंगलियों जैसा स्ट्रक्चर बना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने हमारे ट्रोफोब्लास्ट की लेयर में, और उसने भी ग्रोथ की, तो इस तरह ये फंस जाते हैं। इस तरह जब ये फिंगर जैसे स्ट्रक्चर बनने लगते हैं ट्रोफोब्लास्ट की लेयर में, तो हम क्या कहेंगे, कोरियोनिक विलाई कहते हैं, कोरियोनिक विलाई। और जब ग्रोथ यूट्रस की वॉल भी फिंगर जैसे स्ट्रक्चर में भी डेवलप होके फंस जाती है, तो ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम क्या कहेंगे, प्लेसेंटा कहते हैं, प्लेसेंटा, इसको हम प्लेसेंटा कहेंगे भैया। अब ये प्लेसेंटा यहाँ पर काम करने लगता है, मीडिएटर है। और बाकी जैसे ही यहाँ पे ये कंप्लीट काम हो जाता है, इनर सेल मास से हमारा बनता है एम्ब्रियो। ये वाला ट्रोफोब्लास्ट लेयर तो बस ये है, यूट्रस की वॉल में अटैच हो जाती है, और इनर सेल मास क्या बनाता है, ग्रो करके एम्ब्रियो के फॉर्म में डेवलप होता है। अब देखिए एक कहानी ये हो गई। अब ये प्लेसेंटा जो है एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह यहाँ काम करता है। कुछ हार्मोन्स हैं जिसको सीक्रेट करता है, जैसे HCG है, ह्यूमन कोरियोगोनिक गोनेडोट्रोफिन्स, HPL है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टोजन, ये प्लेसेंटा यहाँ पर सीक्रेट करता है। प्रेगनेंसी के लेटर टाइम में बाद में यहाँ पर एक रिलैक्सिन हार्मोन भी सीक्रेट होता है, और वो जब डेवलप एम्ब्रियो हो रहा है, उसका साइज बढ़ने लगता है, तो रिलैक्सिन हार्मोन भी सीक्रेट होता है, जिससे कि ये इसको बढ़ाने में हेल्प करता है। फीमेल के एब्डोमिनल एरिया को बढ़ाने में वो हेल्प करता है। तो यहाँ पर आप 3 देखेंगे, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन एंड रिलैक्सिन हार्मोन फीमेल बॉडी के अंदर जब भी सीक्रेट होते हैं जब वो प्रेग्नेंट की फॉर्म में होती है, प्रेगनेंसी में होती है, अदरवाइज वो कभी सीक्रेट नहीं हो सकते। यहाँ पर दूसरे हार्मोन हैं, जैसे एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्ट्रोजन है, थायरोक्सिन हार्मोन है, बहुत सारे हार्मोन। फिर बाद में ही इस वक्त इनका सीक्रेशन ज़्यादा होने लगता है। जब इनका सीक्रेशन यहाँ पर ज़्यादा होने लगता है तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाते हैं। जब इनका सीक्रेशन ज़्यादा होने लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रहा है वो नॉर्मल बॉडी से उनकी सेल्स ज़्यादा बन रही हैं, जब इसलिए उनका सीक्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पर ये कंडीशन आई, समझ में आ गए। तो ये कंडीशन यहाँ पर बन रही है आपकी। तो हार्मोन डेवलप हो रहा है, फर्दर प्रेग्नेंट वुमेन को डेवलप करने में वो हेल्प करते हैं, ठीक है। अब इसके इम्प्लांटेशन होने के बाद यहाँ जो कंडीशन बनती है, इनर सेल मास जो डेवलप होता है वो इस फॉर्म में डेवलप होने लगेगा। वो देखते हैं इनर सेल मास डेवलप हो रहा है इस फॉर्म में। 3 लेयर इनर सेल मास में बनती हैं। एक तो अंदर वाली को हम क्या कहेंगे, एंडोडर्म, सबसे बाहर वाली को हम क्या कहेंगे, एक्टोडर्म, और बीच वाली लेयर को हम क्या कहेंगे, मीजोडर्म।
इससे हमारे 3 लेयर जो बनी है, इससे हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स बनने लगते हैं। एंडोडर्म से मोस्टली अंदर वाले ऑर्गन्स बनते हैं, मीडियोडर्म से हमारे बॉडी के, एक्टोडर्म से हमारे बॉडी के बाहर वाले ऑर्गन्स डेवलप होते हैं नॉर्मल केस में। और अगर हम मीजोडर्म की बात करें, इससे भी हमारे क्या है, मिडल वाले ऑर्गन्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। सबसे बाहर वाले ऑर्गन डेवलप होंगे एक्टोडर्म से, सबसे अंदर वाले होंगे एंडोडर्म से, और मिडल वाले ऑर्गन से जो डेवलप होंगे वो किससे डेवलप होंगे, हमारे मीजोडर्म वाली लेयर से। इस तरह यहाँ पर डेवलपमेंट होने लगता है। अच्छा, यहाँ पर इसकी सेल्स को हम स्टेम सेल्स भी कहते हैं। इनर सेल मास की जो सेल है, उन सेल को हम क्या कहेंगे, उनको हम स्टेम सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर एक सेल में उसमें पूरी बॉडी को डेवलप करने की कैपेसिटी होती है, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, स्टेम सेल्स कहते हैं। ऐसी सेल्स जो एक सेल जो पूरी एंटायर बॉडी को बना सके, मान लीजिए कोई एक सेल है जो पूरी ह्यूमन बॉडी को बना सके, उस सेल को हम क्या कहेंगे, स्टेम सेल। उस सेल की कैपेसिटी जो है वो पूरी बॉडी को बना सकती है, ऐसी सेल को हम स्टेम सेल्स भी कहते हैं। तो हमारा ये बी पार्ट हो गया भाई, स्टेम सेल्स किसे कहते हैं, एक्टोडर्म और मीजियोडर्म ये लेयर कहाँ पर बनती हैं, इनर सेल मास में बनती हैं, जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उस फॉर्म में बनती हैं। और आपने देखा होगा प्लेसेंटा क्या काम करता है, प्लेसेंटा मदर और ये जो है डेवलपिंग एम्ब्रियो, इसके बीच में एक मीडियम की तरह काम करता है, मदर की बॉडी के बीच में और डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है उसकी बॉडी के बीच में एक मीडियम की तरह काम करने लगता है। जैसे ये न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड करता रहता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, और इससे इसके वेस्ट प्रोडक्ट को ले जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाएगा। तो ये एक मीडियम की तरह काम करता है, माध्यम की तरह काम करता है, जिससे कि हमारा डेवलपिंग एम्ब्रियो किससे जुड़ा है, हमारा मदर की बॉडी से जुड़ा है। प्लेसेंटा से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और एराइज होता है, और उसको हम क्या कहेंगे, अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जैसे बच्चा पैदा होता है, आपने देखा होगा उसकी जो नाभि है उसमें से जुड़ा हुआ होता है, इसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा ही प्लेसेंटा इसको खाना भेजता है और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, और अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा ही एम्ब्रियो अपनी वेस्ट प्रोडक्ट और अपनी कार्बन डाइऑक्साइड किसको वापस देता है, मदर की बॉडी को वापस देता है। तो ये हमारा केस था नॉर्मल। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पर बच्चे में क्या क्या चेंजेज आ जाते हैं गेस्टेशन पीरियड में। गेस्टेशन का मतलब 9 मंथ का जो गेस्टेशन पीरियड है उसमें क्या क्या चेंज आ जाते हैं। ये देखते हैं। पहले मंथ में जो बनता है, प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ है, उसमें हार्ट बनता है बच्चे में। आप उसको स्टेथोस्कोप लगा के मदर की एब्डोमिनल वाले एरिया में उसकी जो धड़कन है, हार्ट बीट को आप सुन सकते हैं। तो पहले वाले मंथ में कंप्लीट होने के बाद हार्ट बन रहा है, दूसरे वाले मंथ के कंप्लीट होने के बाद हाथ पैर बनने लगते हैं और डिजिट्स, उंगलियां भी डेवलप होने लगती हैं। तीसरे वाले मंथ के कंप्लीट होने के बाद ऑर्गन सिस्टम बनने लगते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बनने लगता है। हम आसानी से देख सकते हैं अल्ट्रासाउंड से कि ये तीसरे वाले महीने के बाद ये लड़का है या लड़की है, इसको भी हम देख सकते हैं। चौथे महीने में डेवलपमेंट होता है, 5वें महीने में डेवलपमेंट होता है। फर्स्ट में जो मूवमेंट होता है माँ के पेट में जो बच्चा घूमता है वो 5th महीने के बाद होता है, और वहाँ पर हेयर डेवलप होने लगते हैं उसके सिर पर। 6 महीने के बाद यानी सेकंड ट्राइमेस्टर, 2 ट्राइमेस्टर 3 महीने का होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर पे बच्चे की डिलीवरी हो जाती है। सेकंड ट्राइमेस्टर पर पूरी बॉडी पे छोटे छोटे हेयर्स डेवलप होने लगते हैं, आईलैशेस अलग अलग हो जाते हैं, उंगलियां, ये पुतलियां वगैरह हैं, पलकें वगैरह ये बन जाती हैं, और फिर बच्चे में डेवलपमेंट होता रहता है। 9 मंथ के बाद बच्चा रेडी है बाहर आने के लिए, डिलीवरी के लिए। तो इस तरह डेवलपमेंट बच्चे में माँ के पेट में होता है। अब बात करते हैं कि जब डिलीवरी होती है पार्चुरेशन की प्रोसेस कैसे होती है, ये बात करते हैं। ये कोई फीमेल है और यहाँ पे इसका बेबी है। एब्डोमिनल वाले एरिया में
ये इसका बेबी है। ठीक। अब होता क्या है कि ये बेबी किससे अटैच होता है, मैंने बताया था प्लेसेंटा से। फीमेल बॉडी में किससे कनेक्ट होता है, प्लेसेंटा से। तो जैसे ये डेवलप कंप्लीट होता है तो एक फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स यहाँ से प्लेसेंटा से अराइज होता है, एक सिग्नल अराइज होता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स प्लेसेंटा से। और ये कहाँ पर काम करता है, यूट्रस की जो मायोमेट्रियम जो मेम्ब्रेन थी, जो स्मूथ मसल सेल से जो मिलकर बन रही थी, उस पे जाके काम करता है और उसको क्या कराता है, कॉन्ट्रेक्शन करवाता है, उसे सिकुड़ते फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स से वो उनमें सिकुड़न पैदा होती है। जैसे ही सिकुड़न पैदा होती है तो हमारा ये नर्वस सिस्टम क्या जाएगा, इसकी ब्रेन में जाएगा और इसके ब्रेन को ऑर्डर देगा कि भैया कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे हो रहा है। तो ब्रेन क्या काम करता है इसकी, वहां से ब्रेन से जो मैटरनल पिट्यूटरी है वहां पे काम डेवलप होता है। और वो मैटरनल पिट्यूटरी है, जो माँ की जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन यहाँ पर आता है यूट्रस की वॉल में, वो और ज्यादा कॉन्ट्रिक्शन करवाता है, क्योंकि वो हार्मोन इससे कहता है तेरी वजह से हमें आना पड़ा, नहीं हम आराम कर रहे थे। जब यहाँ पे और ज्यादा कॉन्ट्रिक्शन होता है तो और ज्यादा सिग्नल जाते हैं, और ज्यादा सिग्नल जाते हैं तो हार्मोन और ज्यादा निकलता है, यहाँ पर और ज्यादा निकल रहा है, यहाँ पे और ज्यादा आएगा तो और ज्यादा हमारा यहाँ पे कॉन्ट्रिक्शन होगा। जब और ज्यादा कॉन्ट्रिक्शन होगा तो और ज्यादा सिग्नल जाएंगे। तो इस तरह हार्मोन्स का लेवल बढ़ता चला जाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लेवल बढ़ता चला जाता है। फाइनली जो किसको लीड करता है कि बच्चे की डिलीवरी को लीड करता है, जिससे बच्चा यहाँ पे सिकुड़ता है तो बच्चा बाहर निकलता है। ठीक है, ये हमारी पार्चुरेशन की प्रोसेस होती है। जब डिलीवरी हो गई है, बच्चा बाहर है, तो अब क्या होगा कि उस बच्चे को जो माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, जिसमें कोलेस्ट्रम होता है। कोलेस्ट्रम किसे कहते हैं, डिलीवरी होने के बाद माँ के कुछ दिनों तक जो मदर मिल्क देती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कोलेस्ट्रम कहेंगे, क्योंकि उसमें रेडीमेड एंटीबॉडीज होती हैं जिससे बच्चे को बीमार होने से बचाती हैं। फुल न्यूट्रिएंट मिल्क होता है जिससे कि बच्चा जो है तंदुरुस्त होता है। और डॉक्टर्स भी ये सलाह देते हैं कि कोलेस्ट्रम बच्चे के हेल्थी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, कोलेस्ट्रम बच्चे को देना चाहिए। तो हमारा ये चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब तो हमने बच्चा भी पैदा कर दिया भैया। अब बच्चा पैदा हो गया है तो आपको पता ही है, दावत होनी चाहिए, थोड़ा सा हमें बताना आप, अगर आपको खुशी है। बेचारा यहाँ पे एक लड़का पैदा हो गया है, लड़की कोई भी है, बच्चा पैदा हो गया है। यहाँ पे नाम रख दिया गया है ब्रजेश। चाहे लड़की का नाम भी हो सकता है या लड़के का नाम भी हो सकता है ब्रजेश, दोनों का। नीरज है, ये आजकल ऐसे नाम चल रहे हैं जो दोनों में नॉर्मल कॉमन पाया जा रहा है। नीरज है, लड़के का भी नाम है, लड़की का भी नाम है। तो आप कोई सा भी देख लेना, ब्रजेश हो गया है, नीरज हो गया, कोई सा भी हो गया या हो गई है, तो इंतजाम ढोलबाजों का होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर आपने देखा था कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में 4-5-6 चीज़ों के बारे में देखा था। पहला जो है गैमेटोजेनेसिस होती है, दूसरा इंसेमिनेशन होता है, तीसरी वाली जो प्रोसेस थी वो हमारी क्या थी, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस थी, फिर हमारा इम्प्लांटेशन की प्रोसेस थी, फिर गेस्टेशन की प्रोसेस थी, फिर हमारा पार्चुरेशन हो गया है। डिलीवरी बच्चे की हो गई है, सही सलामत है, दोनों माँ बेटे, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।